हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो और इस साल आपका प्लान है कि मुझे सीयूईटी पीजी 2026 देना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज बात करने वाला हूं उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो 90% बच्चे करते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं और जिस यूनिवर्सिटी को वो ड्रीम कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं मिल पाती है। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक पीजी चैनल पर। तो फटाफट जानते हैं पहली मिस्टेक के बारे में। पहली मिस्टेक आपकी है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब देखो ये क्या होता है। सबसे पहली बात करें तो यहां पर आता है लेट प्रिपरेशन स्टार्ट। अक्सर बच्चों के मन में ख्याल आता है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आउट होगा या फिर जब हम कोर्स खत्म कर रहे होंगे तो उस समय हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपके लिए बता दूं, सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 6 महीने पहले अपना सिलेबस शुरू कर देना चाहिए पढ़ना। अगली बात आती है आपका अनबैलेंस्ड शेड्यूल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कभी भी आप केवल यहाँ पर जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो वेटेज है या फिर जो ओवरऑल तैयारी है आपके एग्ज़ाम की वो बिगड़ जाती है, क्योंकि आपको वो सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं जो आपके कमज़ोर हैं या जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा बराबर टाइम एलोकेट करना है सारे टॉपिक्स के लिए, सारे आपके जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं उनके लिए। जैसे आपके एग्जामिनेशन में माइक्रो भी आएगा, मैक्रो भी आएगा, इंडियन इकोनॉमी भी आएगी, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा और मैथमेटिक्स भी आएगा। तो ये आपको बराबर टाइम एलोकेट करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन हॉलिस्टिकली हो सके। अगली बात करते हैं नो मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं कि जब हम सिलेबस खत्म कर लेंगे तब हम जाकर अपना मॉक टेस्ट देंगे। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है, बहुत गलत डिसीजन हो जाता है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ऑनलाइन सीबीटी मोड में तो उस समय ज़रूरी है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन में अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप रियल टाइम जो एग्जामिनेशन है उसको आप फील कर पाते हो। आपको वैसा ही प्रेशर महसूस करना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले मॉक टेस्ट में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दें जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन है वहाँ पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहें, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत आपके पास कम है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो एक्यूरेसी मैटर्स फॉर योर स्कोर। अब एक बोनस टिप देना चाहूँगा। हफ्ते में भले ही 2 दिन दे रहे हो लेकिन आप उनको कंसिस्टेंटली दो, क्योंकि क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। आपने कितने घंटे पढ़ा ये मैटर नहीं करता, लेकिन उन घंटों में आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की अपने एग्जाम की वो ज़्यादा मैटर करती है। चलो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, इग्नोरिंग सिलेबस। अक्सर देखा गया है कि बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास सिलेबस की कोई जानकारी नहीं होती है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, सिलेबस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सिलेबस को पहले आपके लिए इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आपके टंग पर सारे टॉपिक्स होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, सिलेबस का उनको पता ही नहीं होता। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, कौन सी बुक आपके एग्जाम में आ रही है। भाई तो सबसे पहले सिलेबस चेक करो जाकर एनटी वेबसाइट पर, ठीक है। चलो, ओवर रिलायंस ऑन द ग्रेजुएशन नोट्स। उनको लगता है कि हमारे पास जो ग्रेजुएशन के नोट है हम केवल उनको ही क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और मॉक टेस्ट दे देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। वहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी एनसीईआरटीज़ की। आपके लिए जो रेफरेंस बुक है वो भी पढ़नी होंगी। इसके अलावा जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उनको भी देखना होगा। जैसे लेट्स से इग्नू के नोट्स आपके जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पर। अगली बात हम करते हैं नेग्लेक्टिंग सेक्शन वेटेज। यहाँ पर क्या है कि जो आपका हर सेक्शन है, चाहे वो आपका माइक्रो हो, मैक्रो हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो, हर सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ये पता लगा सकते हो कि भाई किस तरह का आपका वेटेज रहा है पिछले सालों में आपके एग्ज़ाम में अलग अलग सेक्शंस का, ठीक है। अगली बात आती है आपका मिसिंग न्यू टॉपिक्स। अब हर बार जो आपका सिलेबस आता है एनटीए का उसमें कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स जोड़े जाते हैं।
तो जब कभी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कम से कम अपना एक अच्छे से नोटिफिकेशन जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए देता है उसको चेक कर लें, क्योंकि वो हमेशा आपका एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले आ जाता है। और वहाँ पर जो सिलेबस आपके दिया गया है वहाँ पर ये चेक करें कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ सिलेबस में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो फटाफट उसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यार आपके एग्ज़ाम में हर चीज़ मैटर करती है। अगला आता है आपका मिस्टेक नंबर 3, वीक टेस्ट स्ट्रेटेजीज। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, यानी कि मॉक टेस्ट देंगे। तो प्रैक्टिस तो भाई उसी दिन से आपकी हो जानी चाहिए शुरू, जब से आपने सोच लिया कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है। सॉल्विंग सीक्वेंसली, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सोचना चाहिए कि भाई मैं कहाँ से अच्छे नंबर पा सकता हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले करते हैं, जो यार आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं आप वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और पेपर आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो आपको बहुत लॉजिकली सोचना है, ध्यान लगाकर अपना काम करना है कि जो क्वेश्चन मुझे पहले आ रहे हैं मैं उन्हें पहले करूँगा, और जो क्वेश्चन मुझ पर नहीं हो पा रहे हैं उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। अगली बात करते हैं गैस वर्क एरर्स। अक्सर बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या करते हैं, तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। तो यार तुक्का मारना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजी हो, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंटेंसी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको वहाँ पर गैसिंग वर्क नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, जय माता दी करते हुए नहीं जाना है। यार ये आपकी गलत अप्रोच हो सकती है। पुअर रिवीजन, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि वो रटना शुरू कर देते हैं। तो रट्टाफिकेशन नेवर हेल्प्स इन योर पीजी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पीजी एग्जामिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कितना भी रट लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। चलो अगली बात करते हैं हम लोग, मिस्टेक नंबर 4, लैक ऑफ रिसर्च। लैक ऑफ रिसर्च क्या कहती है, अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स इन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बाय रिसर्चिंग कट ऑफ ट्रेंड, अंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड हैविंग बैकअप प्लान्स। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे ड्यू जाना है, मुझे VHU जाना है, मुझे JNU जाना है, मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया जाना है, मुझे सिम्बोसिस जाना है, मुझे टिस जाना है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई उनका कट ऑफ क्या रहा है प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहले तो आपके लिए भाई जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, JNU है, DU है, चाहे वो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया हो, हर आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपके कट ऑफ रहे हैं 2023 से लेकर 2025 तक, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है और उसके हिसाब से आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। नो ब्लाइंड यूनिवर्सिटी चॉइस, आपको अंधे बनकर बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं करना है। इग्नोरिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स, SC, ST, OBC कैंडिडेट ऑफर अंडरएस्टिमेट रिलैक्स्ड कट ऑफ वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी फॉर कोटास। जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि SC, ST कैंडिडेट होते हैं, OBC कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलैक्स्ड कट ऑफ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो यार यहाँ पर आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो भी आपके चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, आपकी जो कट ऑफ रही है पास्ट ईयर्स में उसको थोड़ा सा एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को धार देना है। और कभी भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लोड आप लोगे, स्ट्रेस में आओगे, टेंशन लोगे तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो आपको अपना काम बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। अगली बात करें हम लोग, वो आता है आपका नो बैकअप प्लान्स। बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो टारगेट करते हैं DU को, JNU को, BHU को, और अगर उनमें आपका एडमिशन नहीं हो पाए तो फिर क्या करोगे। तो जब कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग के टाइम पर एटलीस्ट आपको 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ का बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए जिनका आपका लोअर कट ऑफ जाता है, और वहाँ पर आपके अगर कम मार्क्स आए हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाए। अप्लाई टू 3 to 5 यूनिवर्सिटीज़, सम में हैव लोअर कट ऑफ्स फॉर नीश कोर्सेज, एग्जाम्पल एनवायरमेंटल साइंसेज। ठीक है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि आपका
आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो उनको ध्यान में रखकर आपको कम से कम 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन ज़रूर भरना चाहिए काउंसलिंग के लिए, ताकि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपका एडमिशन हो जाए। जैसे मैं बात करूँ रियल लाइफ में, तो मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने आईटी की प्रिपरेशन की, उसके मार्क्स कम रह गए। फिर उसके लिए आईटी दिल्ली, आईटी बीएचयू नहीं मिला, लेकिन उसके लिए आईटी धनबाद मिल गया, आईटी धनबाद मिल गया और अच्छी ब्रांच उसको मिल गई। तो यार कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी टॉप कॉलेज में जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हर बच्चा उनको एस्पायर करता है, हर बच्चे की डिमांड वही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई छोटी थोड़ा सा आपका जो लोअर गेट का कॉलेज है वहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी जो कि आपको वहाँ पर कम स्कोर में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5। पांचवी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है वो है आपका नेग्लेक्टिंग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। अक्सर बच्चे जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मेरी बहन है वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, क्लास 12th में है वो भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। बल्कि कहा यह गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तभी आप वेल्दी हो, तभी आप जीने में सक्षम हो। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो फिर आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा, खुशी नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑल नाइटर्स रिड्यूस रिटेंशन, मतलब कई बार क्या होता है कि जो बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं, सोते नहीं हैं अच्छे से, ढंग से खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, ठीक है, तो भाई उनके लिए फिर याद रखने में दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपका स्लीप डेप्रिवेशन जो है वो हार्म करता है आपकी मेमोरी को, ठीक है। आपको कम से कम 90 मिनट का आपको पढ़ाई करनी है, फिर उसका 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करें और कोशिश करें कि आप प्रॉपर स्लीप लें, है ना। कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपको दिन में थकावट रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। पुअर डाइट अफेक्ट फोकस। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है आपका खाने की। वो क्या करते हैं, उनके पास खुद से खाना बनता नहीं है, बनाना नहीं आता है, या फिर टाइम नहीं होता है, तो बाहर जाते हैं, कभी ब्रेड पकौड़ा खा लिया, कभी सैंडविच खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी चाउमीन खा ली, कभी रोल खा लिए, कभी पास्ता खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया। तो इससे क्या होता है कि उनका शॉर्ट टर्म के लिए तो पेट भर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है जंक फूड्स के लिए। उसके बाद अगर आपके पास मौका है तो आप बाज़ार जाइए, कुछ नट्स खाइए, फ्रूट्स लेकर आइए, और उससे आपको एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम भी दे पाओगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। अगला आता है आपका स्किपिंग एक्सरसाइज। लाइट योगास, वॉक्स बूस्ट कंसंट्रेशन, इवन 20 मिनट डेली हेल्प्स। बच्चे क्या करते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, 19 घंटे पढ़ाई करते हैं, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, और कुछ टाइम सो जाते हैं, खाते हैं, और फिर उसका पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन यार इस तरह से काम आपका नहीं चलेगा। आपको अगर अच्छा जीवन जीना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आपको कोई बीमारी ना लगे, आपको कोई दुख संकट ना आए, तो ज़रूरी है कि आप थोड़े मोड़े लाइट योगा आसन करें, कुछ एक्सरसाइज कर लें। कोशिश करें कि वो आपका सनलाइट में हो, ओपन एयर में हो, बंद कमरे में ना हो, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा रहे, आपके दिमाग के अंदर भी और आपके शरीर के अंदर भी। क्योंकि जितना अच्छा ऑक्सीजन लेवल रहेगा हमारे दिमाग के अंदर, उतनी ही अच्छी हमारी प्रिपरेशन भी हो पाएगी और हमें रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे अच्छे। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं एक समरी की कि हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहली तो चीज़ है कि आपको स्टार्ट अर्ली, कम से कम 6 महीने पहले से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और एटलीस्ट आपको 4 घंटे देने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। उसके बाद आपका जो हम बात करें, जो आपका सिलेबस है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपके अलग अलग सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन्हीं को ही ध्यान में रखना है। अगली बात करें हम लोग मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 देने हैं पर वीक, जिससे कि आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनका पता लग सके, और टाइम रहते आप उनको यहाँ पर दूर कर सको या फिर उनको सुधार सको। अगली बात आती है
टारगेट यूनिवर्सिटीज़ आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके दिमाग में हैं, जिनमें आप एडमिशन पाना चाहते हो, तो उनको यहाँ पर देखो, उनका कट ऑफ एनालाइज करो कि कितना कट ऑफ पास्ट ईयर्स में रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करिए। अगला आता है सेल्फ केयर, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर करके वो अपना पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो यार ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। तो स्लीप अपना जो है वो कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। आपकी डाइट में आपके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी लगातार बनी रहे, ताकि आप 6 से 8 घंटे बैठ के पढ़ाई आराम से कर सको। और उसके साथ साथ आपको बीच बीच में अपना आराम भी लेना है, ठीक है, ब्रेक भी लेने हैं, ताकि आप अपने आप को री एनर्जाइज कर सको। आपके अंदर जो भरी हुई क्षमता है किसी भी काम को करने की, वो अच्छे से आप यूज़ कर पाओ। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने बात की कि किस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अंजाम दे सकते हो, मंजिल तक पहुंच सकते हो। कौन कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उसी की ही समरी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सीधे तौर पर, तो आपके लिए ये स्कैन कोड दिया गया है, आपको इसको करना है स्कैन टेलीग्राम से, और आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हो। और जो भी आपके सवाल आ रहे हैं वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपकी सर्टेनली हेल्प करूँगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूरी के पूरे ख़त्म हो जाएंगे मुझसे बात करने के बाद। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको आ रही है, ताकि मैं उस पर वीडियो आगे आने वाले समय में बना सकूँ। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। Thank you and all the best for your exams and preparation.